elevate each other. John Cena, he's done. This is Take a serious look at that rivalry as like a pillar of WWE. जॉन सीना वर्सेस बटिस्टा WWE की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइवलरीज में से एक है। ये दोनों के दोनों ही रूथलेस अग्रेशन एरा के टॉप स्टार्स थे। आप लोग इसे ऐसे भी समझ सकते हो, अगर जॉन सीना नंबर 1 गाय थे ना WWE के, तो जो नंबर 2 गाय थे वो बटिस्टा थे। अब इन दोनों की राइवलरी कुछ इस तरीके की थी कि बटिस्टा को जॉन सीना की जो नंबर 1 गाय वाला स्पॉट है वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि दोनों ने ही एक टाइम पर सक्सेस पाई, पर जॉन सीना को ही WWE ने दी गाय बनाया। तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का रेसलिंग फॉर चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, या मेरे को कहना चाहिए हम रिविजिट करेंगे बटिस्टा वर्सेस जॉन सीना की राइवलरी को। और क्योंकि भाई ये वीडियो लंबी होने वाली है, तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि नीचे मैं चैप्टर्स में भी अवेलेबल कर दूंगा, पर फिर भी मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो यार जैसे कि मैंने काफी लंबे टाइम से कहा था कि मैं WWE राइवलरीज नहीं तो राइज एंड फॉल टाइप का कंटेंट जरूर लेकर आऊंगा, तो उन्हीं में से एक वीडियो ये है। और क्योंकि भाई जॉन सीना का ये आखिरी साल है, तो आप लोगों को इस चैनल के ऊपर कई सारी राइवलरीज वीडियो देखने को मिलेगी जो कि जॉन सीना से रिलेटेड होंगी। तो इसलिए भाई चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, ताकि आप लोग चैनल पे अप टू डेट रहें। और ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी जरूर करना। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों के अर्ली डेज की, जहां पर जॉन सीना को बिल्ड करा जाता था एज द प्रोटोटाइप और दूसरी जगह बटिस्टा को जाना जाता था एज लिवाइथन। ये दोनों के दोनों ही OVW की क्लास ऑफ 2000 का पार्ट थे, जिसने कई सारे टॉप स्टार्स निकाल कर दिए थे। जैसे कि ये दो तो थे ही, इसके साथ साथ थे ब्रॉक लेसनर और रैंडी ऑर्टन। अब इस टाइम पर OVW के अंदर इनकी फ्यूड भी हुई थी, इनके बीच में कई सारे मैचेस भी हुए थे, यहाँ तक कि इन्होंने OVW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए भी कंपीट करा था। इन दोनों के बीच में मैच हुआ था, पर ये जो मैचेस थे ना, ये इनके अर्ली करियर के अंदर हुए थे। ये उस टाइम पर हुए थे जब ये दोनों के दोनों ही प्रोग्रेस के अंदर थे, और OVW इनकी राइवलरी की फाउंडेशन थी। और यहीं से भाई ये चीज प्रूव हो गई थी कि आगे चलकर ये दोनों के दोनों ही मेन इवेंट स्टार बनेंगे। अब डेवलपमेंट के बाद तो भाई ने सीधा फिर मेन रोस्टर में आना ही था। तो मई 9 2002 वाले स्मैकडाउन के एडिशन पर बटिस्टा ने एज डीकॉन बटिस्टा डेब्यू करा था, जो कि रेवरेंड डीवॉन के एक एनफोर्सर का काम करते थे। फिर उसके बाद 27 जून 2002 वाले स्मैकडाउन के एडिशन में कर्ट एंगल ने एक ओपन चैलेंज अनाउंस करा था, जहां पर उन्होंने इस बात को अनाउंस करा था कि कोई भी बेस्ट है वो मुझे यहाँ पर आके कम्पीट कर सकता है। और यहाँ पर डेब्यू हुआ था भाई अपने जॉन सीना का, जो कि रिंग में आकर कर्ट एंगल के सामने खड़े होते हैं। कर्ट एंगल उनसे पूछते हैं कि आखिर तेरे अंदर वो क्या एबिलिटी है जो कि और बाकियों से तेरे को बेस्ट बनाती है, और तू वेरी बेस्ट इन द बिजनेस के सामने तू खड़ा है। तो जॉन सीना सिर्फ एक लाइन बोलते हैं, रूथलेस अग्रेशन। एक लाइन नहीं वैसे 2 वर्ड थे, और इसके बाद वो कर्ट एंगल के ऊपर एक खिंचाकर थप्पड़ लगाते हैं। अब इस टाइम पर भाई इन दोनों के साथ प्रॉब्लम ये थी कि इन दोनों के पास कोई कैरेक्टर्स नहीं थे, इन दोनों के पास कोई आइडेंटिटी नहीं थी। आई मीन इन दोनों के जो कैरेक्टर थे वो कुछ ऐसे थे कि जॉन सीना एक जेनेरिक बेबी फेस है, दूसरी तरफ बटिस्टा एक हील मैनेजर का रोल प्ले कर रहे हैं। बट फिर आती है भाई 22 अगस्त 2002 वाली स्मैकडाउन। यहाँ पर क्या होता है कि जॉन सीना रिकीशे के साथ टीम अप करते हैं, और इनका मैच होता है डीकॉन बटिस्टा और डीमोन के साथ। और ये WWE के मेन रोस्टर में पहली बार हो रहा था कि जब जॉन सीना और बटिस्टा एक रिंग के अंदर आमने सामने कंपीट कर रहे हैं। अब इस मैच में एक बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि डीवॉन भाई बटिस्टा के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, उन्हें धक्का वगैरह दे देते हैं, जिसके कारण बटिस्टा उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। इसके बाद से फिर वो अपने सिंगल्स करियर पे चले जाते हैं, और फिर इस मैच को जॉन सीना और रिकीशी जीत जाते हैं। अब लेट 2002 के टाइम पर जॉन सीना एक रैपर वाला गिमिक अपना लेते हैं, जिसका नाम था डॉक्टर ऑफ ठगनॉमिक्स, और दूसरी जगह बटिस्टा जो कि एवोल्यूशन को ज्वाइन कर लेते हैं और मंडे नाइट रॉ पर चले जाते हैं। अब क्योंकि भाई ये दोनों के दोनों अलग अलग ब्रांड्स पर वर्क करते थे, इसके कारण इन दोनों के बीच में कोई भी कन्फ्रंटेशन नहीं होती है। जॉन सीना जिनका वो एक फनी रैपर गिमिक हमें देखने को मिला था, वो स्मैकडाउन के ऊपर वर्क करते थे, और बटिस्टा दूसरी जगह मंडे नाइट रॉ पर वर्क करते थे, और फिर इसी के कारण इन दोनों के बीच में कोई भी कन्फ्रंटेशन नहीं होती है। पर फिर आती है भाई रॉयल रंबल 2005 वाली रात, जिस रात को रॉयल रंबल मैच होता है, और फाइनल 2 में बटिस्टा और जॉन सीना बचते हैं। अब यहाँ पर भाई हमें कंट्रोवर्शियल फिनिश देखने को मिलता है। बटिस्टा जॉन सीना को एलिमिनेट करने जा रहे होते हैं, बट गलती से वो दोनों ही एक दूसरे को एलिमिनेट कर लेते हैं। इसके बाद विंस मैकमैन गुस्से से आते हैं, अपने कोट को फेंक कर मारते हैं, और इस मैच को रीस्टार्ट करवाते हैं। जिसके बाद फिर बटिस्टा जॉन सीना को एलिमिनेट करके अपनी वर्ल्ड टाइटल अपॉर्चुनिटी को कैप्चर कर लेते हैं। इस मोमेंट ने ये दिखा दिया था कि ये WWE के अंदर राइजिंग स्टार्स हैं, और एक इस छोटे से इंटरेक्शन ने फैंस के अंदर एक आग सी लगा दी। फैंस को यार ये चीज बहुत ज्यादा पसंद आई, जब ये दोनों एक दूसरे के आगे आकर कंपीट करते हैं। और फिर इनके इसी हाई प्रोफाइल इंटरेक्शन के बाद
फिर सीधा हम रेसलमेनिया की नाइट पर पहुंचते हैं, रेसलमेनिया 21 में। अब यहाँ पर क्या होता है कि जॉन सीना जेबीएल को हराकर अपनी सबसे पहली WWE चैंपियनशिप जीत लेते हैं। वहीं दूसरी जगह मेन इवेंट में बटिस्टा ट्रिपल एच को हराकर अपनी सबसे पहली वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को कैप्चर कर लेते हैं और इन्हीं चैंपियनशिप विक्ट्री के कारण WWE के अंदर एक नया एरा आ जाता है, क्योंकि अब बटिस्टा और जॉन सीना रूथलेस अग्रेशन एरा के टॉप फेसेस बन जाते हैं। अब इस टाइम पर भाई फैंस इन दोनों के बीच में एक मैच, एक राइवलरी जरूर देखना चाहते थे। ये एक ड्रीम फैंटेसी बुकिंग की तरह था कि आप लोग जॉन सीना और बटिस्टा को एक ही रिंग के अंदर आमने सामने डाल दो, क्योंकि इन दोनों की पॉपुलैरिटी इस टाइम पर बहुत ज्यादा थी भाई। और जैसे कि मैंने बताया, सबके मन में ये होता था कि अगर ये दोनों एक साथ रिंग के अंदर कंपीट करेंगे, ये एक दूसरे के आमने सामने आगे, तो आखिर क्या होगा। अब 2005 का जो ड्राफ्ट था, इस टाइम पर क्या होता है कि सीना जो कि स्मैकडाउन पर थे, इन्हें मंडे नाइट रॉ में ड्राफ्ट कर दिया जाता है। बटिस्टा जो कि मंडे नाइट रॉ पर थे, इन्हें स्मैकडाउन में ड्राफ्ट कर दिया जाता है। और इसी के कारण इन दोनों के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं देखने को मिलती है। पर फिर आर्मागेडन 2006 वाला जो पेपर व्यू था, यहाँ पर ये दोनों टीम अप करते हैं और इन दोनों का मैच होता है किंग बुकर और फिनले के साथ। ये WWE में ऐसा पहली बार हो रहा था जब ये दोनों एक साथ आकर कंपीट कर रहे थे, और ये चीज भी भाई फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। इसके बाद 2007 के अंदर एक्सट्रीम मेकओवर नाम की कोई सीरीज थी, यहाँ पर ये दोनों एक साथ अपीयर होते हैं, बट इसके अलावा इन दोनों के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होती है, ना ही इन दोनों ने आज तक एक दूसरे को कभी भी कन्फ्रंट करा था। इसके पीछे भाई रीजन ये था कि WWE ने इन दोनों को जानबूझकर अलग अलग ब्रांड्स पर रखा था, ताकि जो वो बिल्ड है ना, उसको है ना WWE बहुत ही ज्यादा हाईली एंटिसिपेटेड बिल्ड बना सके और इस मैच को बहुत ही ज्यादा हाइप्ड अप कर सके। इसलिए WWE इन दोनों को अलग ब्रांड्स पर रखती थी, ताकि एक दूसरे के सामने कभी भी ना आए, और जब भी आए तो ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन ड्रॉ करके दें। अब ऐसे ही भाई साल 2008 की शुरुआत हो जाती है। अब जुलाई 21, 2008 वाला मंडे नाइट रॉ का एडिशन था, जहां पर बटिस्टा को CM पंक के साथ एक रीमैच मिलता है। मैच के बीच में JBL आकर इंटरफेयर कर देते हैं और बटिस्टा के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद जॉन सीना आते हैं। आकर वो JBL के ऊपर अटैक करते हैं। वो बटिस्टा की मदद करने के लिए आए थे। अब वो JBL के ऊपर अटैक कर रहे थे, बट गलती से वो बटिस्टा के ऊपर पंच लगा देते हैं, जिसके बाद इन दोनों के बीच में एक फाइट हो जाती है। अब यहाँ से भाई जो इनकी फ्यूड थी ना, इसकी शुरुआत हो जाती है, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट वीक वाली मंडे नाइट रॉ थी, यहाँ पर जॉन सीना और बटिस्टा टीम अप करते हैं और इनके जो ओपोनेंट्स थे वो थे केन और JBL। अब मैच के बीच में JBL गलती से केन के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद जॉन सीना फायदा उठाकर केन के ऊपर एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा देते हैं। पर अब भी ये एक दूसरे के साथ टर्म्स पे नहीं आए थे, ये एक दूसरे को अब भी बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। अब इसके बाद WWE क्या करती है, नेक्स्ट वीक वाली मंडे नाइट रॉ जो कि 5 अगस्त को हुई थी, यहाँ पर जॉन सीना और बटिस्टा को WWE एक टैग टीम मैच के अंदर डाल देती है, जो कि टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए था, और इनके ओपोनेंट्स थे कोडी रोड्स और टेड डिबियासी जूनियर। अब इस मैच के अंदर यार इन दोनों के बीच में अभी भी प्रॉब्लम्स थी, पर इसके बावजूद भी ये इस मैच को जीत जाते हैं और टैग टीम चैंपियंस बन जाते हैं। अब ये जो अलायंस था, ये इसलिए दिखाया गया था कि चाहे इन दोनों के बीच में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, पर इन दोनों के पास ये एबिलिटी है को एग्जिस्ट करने की, जिसके कारण चाहे कितनी भी दिक्कतें हो, ये एक दूसरे के साथ वर्क कर सकते हैं। और यही इनकी राइवलरी का फैक्टर था उस टाइम पर, कैन दे को एग्जिस्ट। अब इसके बाद ही भाई नेक्स्ट वीक वाली मंडे नाइट रॉ थी, जो कि 12 अगस्त को हुई थी। यहाँ पर इनका फिर से रीमैच होता है, पर अब की बार क्या होता है, इनकी जो प्रॉब्लम्स थी और बढ़ जाती है। डेव बटिस्टा जॉन सीना को टैग देने की जगह, जो कि हमने नॉर्मल जो टैग देते हैं उसकी जगह जॉन सीना के मुंह पर थप्पड़ लगाते हैं, जिसके कारण इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती है। और इसका फायदा उठाकर टेड डिबियासी और कोडी रोड्स अपनी चैंपियनशिप्स को रीगेन कर लेते हैं, और यहाँ पर ये दोनों अपनी चैंपियनशिप्स को हार जाते हैं, जिसके बाद ये एक दूसरे को रिंग के अंदर आकर कन्फ्रंट करते हैं, और फिर इन दोनों के बीच में भाई लड़ाई हो जाती है। बहुत ही तगड़ी लड़ाई होती है। सिक्योरिटी आकर के इन दोनों को एक दूसरे से अलग करती है, और यहाँ से इनका जो समर स्लैम वाला जो मैच है वो सेट हो जाता है। और फिर आता है भाई समर स्लैम वाला दिन, जहां पर जॉन सीना और बटिस्टा मेन रोस्टर पे आने के बाद एक दूसरे को पहली बार फेस करते हैं। अब भाई स्टोरी से हटकर एक बात बताऊं तो इनकी जो बिल्ड थी, ये बहुत ज्यादा रश करी गई थी। इनकी जो बिल्ड थी वो बहुत ही जल्दी खींच दी थी। बस इन दोनों के बीच में समर स्लैम के अंदर WWE को मैच कराना था, पर फिर भी भाई ये मैच बहुत ही ज्यादा हाइप्ड अप था। इस मैच का सभी को बहुत ज्यादा इंतजार था। इस मैच के अंदर शॉकिंग चीज ये होती है कि बटिस्टा जॉन सीना को क्लियरली तरीके से, क्लीन तरीके से हरा देते हैं। और भाई मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ 2008 की, जिस टाइम पर जॉन सीना को क्लीन तरीके से हराना है ना, बहुत ही मुश्किल काम होता है, और आप सुन ही नहीं सकते हो कि जॉन सीना को कोई क्लीन तरीके से हरा दे। बट इस मैच के अंदर जॉन सीना को एक इंजरी हो जाती है। जॉन सीना को हेर्निएटेड डिस्क हो जाती है, और वो भी उनकी नेक के अंदर, जिसके कारण उनको सर्जरी की जरूरत होती है, और फिर वो साइड लाइंस में चले जाते हैं। अब सीना के एब्सेंस के कारण बटिस्टा अदर राइवलरीज के अंदर चले जाते हैं, पर इस मैच और इस छोटी सी राइवलरी से ये बात साबित हो गई थी कि आगे
आगे चलकर ये और भी बहुत ज्यादा बड़ी चीजें कर सकते हैं। अब जॉन सीना अपनी नेक्स्ट सर्जरी से वापस आते हैं सर्वाइवर सीरीज 2008 के अंदर, जहां पर वो क्रिस जेरिको को हराकर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाते हैं। पर लेट 2008 के टाइम पर ही बटिस्टा को एक इंजरी हो जाती है, जिसके कारण फिर वो साइड लाइंस में चले जाते हैं और फिर जो इन दोनों के बीच की जो स्टोरी थी इसे डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। अब इंजरीज के कारण इन दोनों की जो राइवलरी का जो ये मोमेंटम था इसके अंदर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है, पर फिर भी ये WWE के अंदर टॉप पोजीशन पे थे। अब इसके बाद पूरा एक साल हो जाता है, इन दोनों के बीच में कोई भी कन्फ्रंटेशन नहीं होते, कोई भी मैच नहीं होता है, पर फिर डायरेक्ट आ जाते हैं भाई हम रॉयल रंबल 2010 में। अब यहाँ पर बटिस्टा नंबर 30 पर एंटर करते हैं और उन्हें जॉन सीना एलिमिनेट कर देते हैं। अब फाइनल 2 में एज और जॉन सीना बचते हैं, जिसमें फिर एज जॉन सीना को एलिमिनेट करके उस मैच को जीत जाते हैं। अब इस छोटे से कन्फ्रंटेशन ने इनकी जो आगे होने वाली फ्यूड थी उसको यहाँ से सेट कर दिया था। और अब की बार तो भाई ये फ्यूड और भी कमाल की होने वाली थी, क्योंकि बटिस्टा इस राइवलरी के अंदर हील थे। अब किसी को भाई ये बात पता हो तो उस टाइम पर विंस मैकमैन और ब्रेट हार्ट एक राइवलरी के अंदर थे। अब इन दोनों की मंडे नाइट रो के ऊपर एक सेगमेंट दिखाई जाती है जहां पर इन दोनों के बीच में मामला फिजिकल हो जाता है बहुत ज्यादा। अब यहाँ पर भाई बटिस्टा एंटर करके विंस मैकमैन की मदद करते हैं और वो ब्रेट हार्ट के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद जॉन सीना मदद के लिए आते हैं, पर बटिस्टा भाई जॉन सीना को बिल्कुल तोड़कर घेर देते हैं। और फिर यहाँ से अब जॉन सीना एक हीरो के रोल में आ जाते हैं और बटिस्टा अब एक प्योर विलन बन चुके थे। अब यहाँ से भाई इस राइवलरी का मोटिव ये था, बटिस्टा का ये कहना था कि WWE जॉन सीना को स्पॉटलाइट में क्यों रखती है जबकि वहां पर मेरे को होना चाहिए। अब इसके बाद आता फिर एलिमिनेशन चेंबर वाला पेपर व्यू, जहां पर शेमस WWE चैंपियन थे और वो अपनी चैंपियनशिप को एलिमिनेशन चेंबर मैच के अंदर डिफेंड करते हैं। अब जॉन सीना इस मैच को जीत जाते हैं, साथ ही साथ WWE चैंपियनशिप को भी कैप्चर कर लेते हैं। बट मैच के बाद विंस मैकमैन बाहर निकल कर आते हैं और वो जॉन सीना को ऑर्डर करते हैं कि वो अपनी चैंपियनशिप को अभी के अभी बटिस्टा के आगे डिफेंड करे। और ये बेसिकली बटिस्टा को रिवॉर्ड मिला था उनकी लॉयल्टी के लिए, जो उन्होंने अपनी लॉयल्टी है ना विंस मैकमैन को दिखाई थी। और ये जॉन सीना की पनिशमेंट थी जो कि उन्होंने अपने बॉस के साथ गद्दारी करी थी। अब जॉन सीना जो कि बिल्कुल थके हारे हुए थे, बटिस्टा जॉन सीना को सिर्फ 32 सेकंड के अंदर हरा देते हैं। यार मतलब खुद सोचो, जॉन सीना को 32 सेकंड के अंदर हरा देना, टॉप गाय टॉप फेस है वो कंपनी का, उसको सिर्फ 32 सेकंड के अंदर हरा दिया। अब फिर एलिमिनेशन चेंबर के ही नेक्स्ट नाइट पर मंडे नाइट रो थी, जहां पर जॉन सीना आकर अपने रीमैच की डिमांड करते हैं। अब विंस मैकमैन इसके अंदर एक स्टिपुलेशन ऐड कर देते हैं कि जॉन सीना को रेसलमेनिया के अंदर WWE चैंपियनशिप के लिए एक मैच मिलेगा और उसे बटिस्टा को पहले नॉन टाइटल मैच के अंदर हराना पड़ेगा, तभी उसे ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब बटिस्टा और जॉन सीना के बीच में मैच होता है और मैच की शुरुआत में बटिस्टा जानबूझकर जॉन सीना के ऊपर लो ब्लो लगा देते हैं, जिसके कारण जॉन सीना डिस्क्वालिफिकेशन से इस मैच को जीत जाते हैं, पर उन्हें जो नंबर 1 कंटेंडरशिप है वो उन्हें मिल जाती है। अब इस टाइम पर बटिस्टा का माइक वर्क एज अ हील बहुत ज्यादा प्रेज करा जाता है। सभी को बटिस्टा का जो कैरेक्टर था बहुत ज्यादा पसंद आया था, क्योंकि इतने लंबे टाइम बाद बटिस्टा को माइक के ऊपर अपनी स्किल्स दिखाने का मौका मिला। अब बटिस्टा मंडे नाइट रो के एपिसोड पर आकर यही कहते हैं कि कैसे हम दोनों को इस सक्सेस एक साथ ही मिली थी, रेसलमेनिया 21 पे हम दोनों ने ही साथ में चैंपियनशिप जीती थी, बट जॉन सीना वो बंदा है जिसको WWE ने स्पॉटलाइट दी, उसको दी गाय बना दिया। बटिस्टा का यार यहाँ पर ये क्लेम करना था कि एटीट्यूड एरा के बाद जो वो टॉर्च थी ना, वो ऑस्टिन से जॉन सीना को पास कर दी गई। और यहाँ पर वो ये लाइन बोलते हैं, वेयर इट शुड हैव बीन मी। और वो यही बात कहते हैं कि वो जॉन सीना से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, उनकी हर चीज से नफरत करते हैं और वो उन्हें बहुत बुरे तरीके से मारना चाहते हैं, इसलिए वो जॉन सीना के साथ एक मैच चाहते हैं। अब इसी के नेक्स्ट वीक वाली मंडे नाइट रो पर, जो कि मार्च 8 वाला एडिशन था, यहाँ पर विंस मैकमैन का जॉन सीना के साथ मैच होता है, जहां पर बटिस्टा बाहर निकल कर आते हैं और जॉन सीना के ऊपर एक बटिस्टा बॉम्ब लगाते हैं और इसी के साथ वो विंस मैकमैन की इस मैच में जीतने में मदद कर देते हैं। फिर इसके नेक्स्ट वीक वाली मंडे नाइट रो, जो कि 15 मार्च वाला एडिशन था, यहाँ पर जॉन सीना और बिग शो का मैच चलता है। बटिस्टा बीच में आकर जॉन सीना को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण बिग शो इस मैच को जीत जाते हैं। अब इनकी राइवलरी में यार अभी तक तो यही चीज चलेगी आगे, ये एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करते रहेंगे, नहीं तो प्रोमो होगा, और यही सेम चीज होती है। क्योंकि इसके नेक्स्ट वीक वाली जो मंडे नाइट रो थी, जो कि मार्च 22 वाला एडिशन था, यहाँ पर इन दोनों के बीच में हमें एक प्रोमो देखने को मिलता है। बटिस्टा जो कि रिंग के अंदर थे, उनके सराउंडिंग में सिक्योरिटी गार्ड्स थे और साथ में वहां जॉन सीना भी थे। जॉन सीना का यार यहाँ पर यही कहना था कि अगर बटिस्टा उनसे ज्यादा बेटर होते ना, तो जॉन सीना इस पोजीशन पे नहीं होते। उनका बेसिकली यही कहना था कि अगर तू मुझसे बढ़िया होता ना, और अगर तेरे अंदर वो सारी क्वालिटी होती, तू वो दी गाय वाला बंदा होता ना, तो मैं आज यहाँ पर इस रिंग के अंदर खड़ा नहीं होता। जिसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है और फिर सिक्योरिटी गार्ड्स इन दोनों को अलग करते हैं। अब देखो यार, स्टोरी से हटकर मैं एक बात ये कहना चाहूंगा। अब देखो इस स्टोरी में ये बेशक से दो बड़े स्टार्स हैं, इन दोनों की जो राइवलरी है ये बहुत ही हाईली एंटिसिपेटेड है, बट प्रॉब्लम यार यहाँ पर ना अभी तक ये है, जितनी भी मैंने राइवलरी कवर करी इनकी, इस स्टोरी के अंदर जो डेप्थ है ना वो बहुत ज्यादा लैक करती है। आई मीन हम जितनी भी कहानी देखते हैं, कोई भी स्टोरी देखते हैं WWE के अंदर, कुछ भी देखते हैं, जब तक उस कहानी के अंदर वो गहराई हमें नहीं देखने को मिलती ना, जब तक वो अंडरस्टैंडिंग हमें नहीं देखने को मिल रही कि आखिर इस चीज के पीछे पॉइंट क्या है, तो उस चीज में इतना कनेक्शन नहीं बन पाता है। प्रॉब्लम यार यहाँ पर यही थी, ये बहुत ही
बेसिक सी राइवलरी थी। बटिस्टा का ये कहना था कि जॉन सीना को स्पॉटलाइट मिलती है, मेरे को ये चीज पसंद नहीं है, और जॉन सीना को ये चीज साबित करनी थी कि बटिस्टा इस चीज में गलत है, और यही पॉइंट था भाई इनकी राइवलरी का। इसके अलावा इनकी राइवलरी में कोई ऐसी बड़ी चीज थी नहीं। इसके बाद आती है भाई रेसलमेनिया 26 की नाइट। बहुत ही हाईली एंटिसिपेटेड मैच था, बहुत ही हाइप्ड अप मैच था, और यहाँ पर जॉन सीना बटिस्टा को STFU में डालकर टैप आउट करा देते हैं, उन्हें सबमिट करा देते हैं, और इसी के साथ वो WWE चैंपियनशिप को कैप्चर कर लेते हैं। अब जॉन सीना की विक्ट्री ने उनके टॉप स्टार वाले स्टेटस को सॉलिडिफाई कर दिया था, साथ साथ उन्होंने बटिस्टा से अपनी हार का बदला ले लिया था, और साथ ही साथ जो इनका ये मैच था ये बहुत ही अच्छा मैच था, बहुत ही एंटरटेनिंग मैच था, बट अगेन जो इन रिंग केमिस्ट्री है ये बहुत ज्यादा लैक करती थी, और कहीं ना कहीं देखो तो ये बुकिंग डिसीजन भी मेरे को सही सा नहीं लगा। बटिस्टा जीत कर भी 1 महीने में अपनी चैंपियनशिप को हार गए। आई मीन इस राइवलरी के अंदर WWE बहुत ज्यादा लैक करती है। इसके बाद फिर रॉ आफ्टर रेसलमेनिया में बटिस्टा बाहर निकल कर आते हैं, और वो ये कहते हैं कि जॉन सीना को एक फद्दू सी विक्ट्री मिल गई मेरे ऊपर, उसने मेरे को धोखे से हरा दिया, पर हकीकत में जॉन सीना मेरे को कभी भी नहीं हरा सकता, और वो एक रीमैच की भी डिमांड करते हैं। अब जॉन सीना बाहर निकल कर आते हैं, और वो यही बात कहते हैं कि बटिस्टा ने कहा था कि वो मेरे को बाहर निकाल देगा, वो डी गाय बन जाएगा, पर एक्चुअली में वो खुद ही बाहर निकल चुका है। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीक वाली मंडे नाइट रो जो कि 5 अप्रैल वाला एडिशन था, यहाँ पर जॉन सीना और डेविड ओटुंगा टीम अप करते हैं, और इनका मैच हो रहा होता है मिज और बिग शो के अगेंस्ट में। मैच के अंदर ही जॉन सीना डेविड ओटुंगा को टैग देने जा रहे होते हैं, बट डेविड ओटुंगा उनसे टैग नहीं लेते और वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद फिर बटिस्टा की एंट्री होती है, और वो जॉन सीना के ऊपर बटिस्टा बॉम्ब लगाते हैं, और इसके बाद वो अपने रीमैच को भी रिवील करते हैं, और यहाँ पर वो इस बात को भी कहते हैं कि अब जो उनका रीमैच होगा इसके अंदर ना तो वो बटिस्टा को पिन कर सकते हैं, ना ही वो टैप आउट करवा सकते हैं, क्योंकि ये होगा एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच। के बाद फिर नेक्स्ट वीक वाली मंडे नाइट रो पर जो कि 12 अप्रैल वाला एडिशन था, यहाँ पर रैंडी ऑर्टन और बटिस्टा के बीच में मैच चल रहा होता है, जिसके बीच में जैक स्वैगर आकर इंटरफेयर करते हैं और रैंडी ऑर्टन के ऊपर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद फिर अपने जॉन सीना बाहर निकल कर आते हैं, स्वैगर के ऊपर अटैक करते हैं, और फिर बटिस्टा जो कि रिंग में पड़े हुए थे उनके ऊपर एक STFU लगाते हैं। और फनी चीज यार मेरे को ये लगी, मैच है भी नहीं और कुछ भी नहीं है, बटिस्टा फिर भी टैप करे जा रहा है। आई मीन फायदा क्या है भाई तुम्हारे टैप करने का? बटिस्टा वहां टैप करे जा रहे हैं, रेफरी वगैरह आकर उन्हें जॉन सीना से फिर बचाते हैं। इसके बाद फिर एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू के अंदर जॉन सीना अपनी WWE चैंपियनशिप को डिफेंड करते हैं एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच के अंदर। अब ये मैच इनका भाई बहुत ही ब्रूटल था। यहाँ पर जॉन सीना के हमें एटीट्यूड एडजस्टमेंट देखने को मिली, बटिस्टा बॉम्ब देखने को मिला। मैच के एंडिंग में आते आते जॉन सीना बटिस्टा के ऊपर STFU लगा देते हैं, और बटिस्टा भाई यहाँ पर भी टैप कर रहे होते हैं, पर इसके बावजूद भी भाई बटिस्टा फिर भी खड़े हो जाते हैं। फिर जॉन सीना अपने जीनियस क्रिएटिव माइंड का यूज करते हैं, वो बटिस्टा को रिंग पोस्ट की तरफ खींच लेते हैं और डक टेप से उनके दोनों पैरों को बांध देते हैं। अब ये जो क्रिएटिव फिनिश था ये लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया था, फैंस ने इसे बहुत ज्यादा प्रेज करा था, और ये मैच भी भाई बहुत ज्यादा अच्छा था। बट इस मैच ने जॉन सीना की डोमिनेंस को इस राइवलरी के अंदर दिखा दिया था। अब इतनी बड़ी हार के बाद ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि भाई बटिस्टा चुपचाप बैठ जाएंगे। बटिस्टा ऑब्वियस सी बात अपने रीमैच की डिमांड करेंगे, अपनी चैंपियनशिप की डिमांड करेंगे। तो फिर नेक्स्ट नाइट पर जो कि मंडे नाइट होती है, यहाँ पर एक ट्रिपल थ्रेट मैच होता है जो कि रैंडी ऑर्टन, शेमस और बटिस्टा के बीच में होता है, और ये था WWE चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर मैच। अब मैच के बीच में शेमस के ऊपर रैंडी ऑर्टन RKO लगा देते हैं, पर इसके बाद एज मैच के बीच में इंटरफेयर करते हैं और रैंडी ऑर्टन के ऊपर एक स्पेयर लगा देते हैं। बटिस्टा इसका मौका उठाकर रैंडी ऑर्टन को कवर करते हैं और वो इस मैच को जीत जाते हैं, और वो अपना नंबर 1 कंटेंडरशिप वाला जो स्पॉट है उसे कैप्चर कर लेते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीक वाली मंडे नाइट रो जो कि 3 मई वाला एडिशन था, यहाँ पर WWE ने एक बीट द क्लॉक वाला चैलेंज करा था। अब किसी को याद होगा उस टाइम पर उन्होंने WWE को पहले देखा होगा, तो कुछ ऐसा होता था कि जितने टाइम में ओपोनेंट को हरा दिया है, कोई मैच खत्म हुआ, तो जो उनके शायद ओपोनेंट है उनके पास भी उतना टाइम बचेगा। आई मीन एक मैच 2 मिनट में खत्म हुआ है, तो जो आगे आने वाले जो कंटेंडर हैं जो कि लड़ेंगे उनके पास भी सिर्फ 2 मिनट का टाइम है। तो बटिस्टा का मैच होता है डैनियल ब्रायन के साथ, वो डैनियल ब्रायन को सिर्फ 5 मिनट 6 सेकंड के अंदर हरा देते हैं। फिर अब जॉन सीना को भाई जो ये टाइम था 5 मिनट 6 सेकंड का, इसे तोड़ना था, उनको अपने ओपोनेंट को इस टाइम के अंदर ही हराना था। तो जॉन सीना का मैच होता है वेड बैरेट के साथ, और वो वेड बैरेट को 5 मिनट 6 सेकंड के अंदर ही अंदर हरा देते हैं। फिर इसके बाद अब जॉन सीना के पास अपॉर्चुनिटी आ जाती है अपने मैच की स्टिपुलेशन डालने की। फिर नेक्स्ट वीक वाली मंडे नाइट रो जो कि 10 मई वाला एडिशन था, यहाँ पर जॉन सीना करके इस बात को कहते हैं कि कैसे उन्होंने बटिस्टा को लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच के अंदर हरा दिया था, बट इस मैच के अंदर इन दोनों की एथलेटिक एबिलिटी नहीं प्रूफ हुई। आई मीन वो विक्ट्री क्रिएटिव थी, बट जॉन सीना का ये कहना था कि जिस तरीके से उन्हें वो विक्ट्री मिली वो एक कावर्डनेस थी। मतलब उनका ये कहना था कि अपने करियर के अंदर मैं कुछ भी चीजें सहन कर सकता हूँ, कुछ भी चीजें मैं कर सकता हूँ, बट मैं ये टैग नहीं अपना सकता कि मैं कावर्ड हूँ, मैं कायर हूँ। और मेरे को यार देख के इतनी हंसी आती है कि जॉन सीना 2025 में जो अब काम कर रहे हैं वो रोलेक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, चैंपियनशिप का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यही वो बंदा है जो कि एक टाइम पर ऐसे कहता था कि मैं कभी कायरों वाली हरकत नहीं करूंगा एक मैच को जीतने के लिए, मेरे को फेयर एंड स्क्वायर मैच चाहिए। तो जॉन सीना इसी बात को कहते हैं कि मैं ऐसी स्टिपुलेशन को डालूंगा जहां पर हम दोनों फेयर एंड स्क्वायर तरीके से कंपीट करेंगे, और ये
मैच ब्रूटल भी होगा। और साथ ही साथ जॉन सीना इस बात को भी रिवील करते हैं कि ये इन दोनों का आखिरी मैच होने वाला है। और साथ ही साथ अगर जॉन सीना इस मैच को हार गए और बटिस्टा इस मैच को जीत गए तो जॉन सीना अपना जो रीमैच वाला क्लॉज है या अपना जो रीमैच है उसकी डिमांड बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और फिर इसके साथ वो अनाउंस करते हैं कि वो बटिस्टा को एक आई क्विट मैच के अंदर फेस करेंगे। और फिर इसके बाद नेक्स्ट वीक वाली मंडे नाइट रॉ पर जॉन सीना और शेमस के बीच में मैच होता है। मैच के बीच में बटिस्टा आकर इंटरफेयर कर देते हैं और जॉन सीना के ऊपर अटैक कर देते हैं। और फिर जॉन सीना को वो अपने बटिस्टा बाइट वाले सबमिशन के अंदर डाल देते हैं और वो जॉन सीना से कहते हैं कि वो क्विट कर दे। बट जॉन सीना को भाई हम सभी जानते हैं नेवर गिव अप वाला बंदा है, तो वो भाई क्विट करने से मना कर देते हैं। जिसके बाद फिर आता है ओवर द लिमिट वाला पेपर व्यू, वो दिन जहां पर जॉन सीना अपनी WWE चैंपियनशिप को डिफेंड करते हैं एक आई क्विट मैच के अंदर। अब ये मैच भाई बहुत ज्यादा इंटेंस था और ये वाला मैच इनका बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। मैच के लास्ट मोमेंट्स में हमें देखने को मिलता है जॉन सीना जो कि कार के पीछे पड़े हुए थे, बटिस्टा गाड़ी के अंदर बैठते हैं और गाड़ी को भाई रिवर्स में ले जाते हैं और जॉन सीना को ठोक देते हैं। अब बटिस्टा को लग रहा था उन्होंने जॉन सीना को हरा दिया, उन्होंने जॉन सीना के ऊपर अटैक कर दिया। बट जॉन सीना भाई मेरे को खुद नहीं समझ आया कहां से निकल कर आए। जॉन सीना बटिस्टा को उठाते और गाड़ी की रूफ के ऊपर चढ़ जाते हैं। वहां से भाई उन्हें एटीट्यूड एडजस्टमेंट की पोजीशन में ले जाते हैं। अब बटिस्टा ताकि उन्हें और मार ना खानी पड़े, उन्हें ना पनिशमेंट और लेनी पड़े, वो पहले ही आई क्विट कह देते हैं। बट जॉन सीना भाई इसके बावजूद उन्हें एटीट्यूड एडजस्टमेंट दे देते हैं, उन्हें स्टेज के थ्रू फेंक देते हैं। अब ये जो मैच था ना भाई इनकी राइवलरी का एंड था। अब कई लोगों का यहाँ पर यही कहना है कि जॉन सीना की जो ये विक्ट्री थी ना इसने बटिस्टा को बरी कर दिया था और इनकी पूरी राइवलरी के अंदर जॉन सीना ने बटिस्टा को बरी करा है। और यहाँ तक ये कहा जाता है कि यही वो फैक्टर है जिसके कारण बटिस्टा ने WWE को छोड़ दिया था। अब ओवर द लिमिट वाले पेपर व्यू के नेक्स्ट नाइट वाली मंडे नाइट रॉ पर बटिस्टा आकर एक रीमैच की डिमांड करते हैं और उस टाइम पर जो जनरल मैनेजर थे वो थे भाई ब्रेट हार्ट। वो कहते हैं कि वो बटिस्टा को WWE चैंपियनशिप के लिए एक फेटल 4-वे मैच के अंदर डाल देंगे, पर बटिस्टा को आज की नाइट पर रैंडी ऑर्टन को एक क्वालिफाइंग मैच में हराना पड़ेगा। जिसके बाद भाई बटिस्टा जिनको चोट लगी पड़ी है वो यही कहते हैं कि मेरे को चोट लगी हुई है, मैं नहीं लड़ सकता, तुझे दिखता नहीं है। जिसके बाद फिर ब्रेट यही कहते हैं कि टेक इट और फॉरफीट। जिसके बाद भाई बटिस्टा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुझे मेरी हालत नहीं दिख रही है, अगर तू मेरे साथ ऐसा करेगा ना तो मैं क्विट कर दूंगा, मैं यहाँ से छोड़कर चला जाऊंगा। जिसके बाद भाई ब्रेट हार्ट ऑफिशियली कहते हैं कि बटिस्टा ने फॉरफीट कर लिया है, जिसके कारण रैंडी ऑर्टन इस मैच को जीत गए हैं और रैंडी ऑर्टन क्वालिफाई कर जाते हैं। जिसके बाद भाई बटिस्टा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो ये कहते हैं कि कंपनी मेरे बिना कुछ भी नहीं है और ये एक हफ्ते के अंदर बैंकरप्ट हो जाएगी अगर मैं यहाँ से चला गया तो, और तुम क्या सोचते हो कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। जिसके बाद फिर वो आई क्विट कहकर रिंग में से चले जाते हैं और ये बटिस्टा का भाई ऑफिशियल डिपार्चर था WWE से। अब इसके पीछे का रीजन ये था कि बटिस्टा को जो क्रिएटिव था वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था और क्रिएटिव डिसएग्रीमेंट्स के कारण वो WWE को छोड़कर चले जाते हैं। और एक और रीजन भी यही था कि बटिस्टा को अदर चीजों में भी अपना करियर बनाना था जैसे कि एक्टिंग वगैरह। तो इसी के कारण फिर हमें इनकी जो राइवलरी है इसका ऑफिशियली एंड यहाँ पर देखने को मिलता है। अब कुछ रूमर से ये बात बताई जाती है कि साल 2012 के अंदर बटिस्टा का रिटर्न होने वाला था समर स्लैम के टाइम पर और WWE इन दोनों के बीच में इस राइवलरी को दोबारा से कराना चाहती थी, या कह सकते हो इस राइवलरी को रिविजिट करना चाहती थी। बट यार ये सभी की सभी चीजें रूमर्स में है तो कुछ नहीं कह सकते हैं। और साथ ही साथ उस टाइम पर बटिस्टा एक मूवी को शूट कर रहे थे तो इस चीज में कोई भी कंफर्मेशन नहीं कह सकते हैं। पर फिर इसके बाद बटिस्टा का रिटर्न साल 2014 के अंदर होता है और वो साथ ही साथ भाई रॉयल रंबल को भी जीत जाते हैं। पर इस टाइम पर वो डैनियल ब्रायन और रैंडी ऑर्टन के साथ फ्यूड में थे और दूसरी तरफ अपने जॉन सीना जो कि व्हाइट फैमिली और ब्रे व्हाइट के साथ फ्यूड में थे। तो इसके कारण इन दोनों के बीच में हमें कोई भी फ्यूड नहीं देखने को मिलती है और फिर बटिस्टा WWE को दोबारा से छोड़कर चले जाते हैं। अब इन दोनों की राइवलरी के ना होने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि एक तो इन दोनों के जो डिफरेंट करियर्स थे, अब तो ये दोनों के दोनों ही हॉलीवुड में वर्क करते हैं, दोनों ही मूवी स्टार्स हैं और बटिस्टा ने तो यार अपनी रिटायरमेंट ही ले ली थी रेसलमेनिया 35 के बाद। तो इसी के कारण हमें इन दोनों के बीच में राइवलरी दोबारा से कभी नहीं देखने को मिली। अब आप में से कई लोगों को ना पता हो तो जॉन सीना और बटिस्टा के बीच में टोटल 42 मैचेस हुए हैं। अब इसके अंदर सिंगल्स, टेलीवाइज्ड मैचेस, डार्क मैचेस जो कि हाउस शोज के अंदर हुए हैं, टैग टीम मैचेस, कोई भी मैचेस काउंट करो टोटल मिला के 42 मैचेस हुए हैं, जिसमें से जॉन सीना ने 35 मैचेस जीते हैं। और WWE के पेपर व्यू पर इन दोनों के 5 मैचेस हुए हैं जहां पर जॉन सीना ने 3 मैचेस को जीता था। अब देखो यार इनकी राइवलरी के ऊपर थोड़ा बात करते हैं। अब देखो इनकी राइवलरी भाई बहुत ही कमाल की थी, बहुत ही ग्रेट फ्यूड थी इनकी, क्योंकि दोनों ही भाई WWE के टॉप स्टार और इन दोनों ने अपने करियर के अंदर सारी चीजें अचीव कर ली थी। बट इस राइवलरी के अंदर यार मेन प्रॉब्लम यही थी कि ये राइवलरी थी ये कभी भी अपना जो फुल पोटेंशियल है ना उसे रीच नहीं कर पाई। जो इनकी सबसे पहली जो फ्यूड हुई थी वो बहुत ही ज्यादा रश कर दी थी, बहुत ही जल्दबाजी में उस फ्यूड को करा था। अब आप लोग एक रिसेंट एग्जांपल उठा लो ड्रू मैकिंटायर और CM पंक का। राइवलरी उनकी जनवरी में स्टार्ट हुई पर पहला मैच जाकर अगस्त में हुआ, मतलब 8 महीने की बिल्ड। पर WWE ने भाई यहाँ पर बहुत सारी चीजें जल्दबाजी करी, मतलब WWE को एक बड़ा मैच जल्दी से जल्दी देना था, इसलिए WWE ने इस राइवलरी को जल्दी से जल्दी करा दिया। अगर इसकी जगह WWE इस राइवलरी को धीरे धीरे करके हमें एक और चैप्टर जोड़ते दिखाती और इसे और बढ़ाते आगे तो ये बहुत ही कमाल की हो सकती थी। और फिर इसके साथ यार इंजरीज की भी प्रॉब्लम, इन दोनों
देखो यार, जब राइवलरी इन दोनों के बीच में चल रही है, इसी के बीच में इन्हें कई बार इंजरी हो जाती है, जिसके कारण इनकी जो राइवलरी का मोमेंटम था वो डाउन आ जाता है। और साथ ही साथ जो बुकिंग डिसीजन थे वो भी यार कई बार बहुत ज्यादा खराब थे। आई मीन बटिस्टा अपने आप को हरवा रहे हैं यार एक डिस्क्वालिफिकेशन से, और जॉन सीना रेसलमेनिया के अंदर चैंपियनशिप को जीत भी गई इतनी जल्दी। आई मीन इस राइवलरी को और लंबा खींच भी सकते थे, पर कहीं ना कहीं WWE ने जो बुकिंग डिसीजन है वो पता नहीं किस तरीके से लिए। और साथ ही साथ कई लोगों का कहना भी है, और ये साफ साफ दिखता भी है कि पूरी राइवलरी के अंदर जॉन सीना ने डोमिनेट करा है, और बटिस्टा का हमें जो इतना कमाल का हील टर्न देखने को मिला था, इसको जॉन सीना ने ओवरशैडो कर दिया था। बट इसके बावजूद भी इन दोनों के बीच का कंपटीशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, और WWE का आई थिंक सबसे बेस्ट डिसीजन था कि इन दोनों को सेपरेट ब्रांड्स पर रखना, ताकि ये दोनों अपनी जो स्टार पावर है से बिल्कुल मैक्स कर ले, ताकि WWE ने फिर कभी भी एक रिंग के अंदर लेकर आए ना, तो वो जो इंटरेक्शन है ना, ये ड्रॉ करके लेकर आए और फैंस की आईबॉल्स ड्रॉ करके लेकर आए। अब देखो भाई, कुछ भी कहो, फिर भी इनकी फ्यूड ने बहुत सारे मेमोरेबल मैचेस और मेमोरेबल मोमेंट्स क्रिएट करे, जैसे कि रेसलमेनिया 26 और ओवर द लिमिट वाला जो इनका मैच था। ये सारी चीजें बहुत ही कमाल की थी, और मैं तो यार यही कहूंगा जो इनकी राइवलरी थी ये रूथलेस अग्रेशन एरा की डेफिनेशन थी। पर फिर भी यार जो इनकी राइवलरी है ये ओवरशैडो हो जाते हैं, क्योंकि जॉन सीना ने इसके अलावा भी CM पंक, रैंडी ऑर्टन और रेटेड आर सुपरस्टार एज के साथ इतनी कमाल की राइवलरीज दी हैं, तो इस राइवलरी को कोई इतना उठाकर देखता नहीं है। पर फिर भी यार मेरे अकॉर्डिंग तो ये बहुत ही कमाल की राइवलरी थी, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइवलरीज में से एक थी। और अब तो भाई ये वैसे भी कभी नहीं देखने को मिलेगी। बटिस्टा रिटायर हो चुके हैं, जॉन सीना का आखिरी साल है, जॉन सीना रिटायर हो जाएंगे। पर ना यार मैं भी आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, यहाँ पर आप लोगों ने स्टोरी को देख लिया है, यहाँ पर आप लोगों ने स्टोरी को मेरे साथ कवर कर लिया है, पर एक बार आप लोग इनकी स्टोरी को एक बार खुद जाकर जरूर देखना। तो यही था भाई आज की इस वीडियो में। वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट पे जरूर बताना, और वीडियो चले गए तो लाइक भी जरूर करना। और मैं आप लोगों से यही बात कहना चाहूंगा भाई, ऐसी राइवलरीज वाली वीडियो बहुत सारी आएंगी चैनल के ऊपर, तो भाई चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर देना और उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, ताकि आप लोग चैनल पे अप टू डेट रहें। और इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ।